बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रपोजिशन की एक्सरसाइज नंबर जो 5 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर में आती है प्रपोजिशन, उसकी हमने पहली 3 एक्सरसाइजेज हमने कर ली थी जो कि आपके टेस्ट में भी शामिल हो चुकी हैं। आपके जो सिनोनिम्स आते हैं पेपर के अंदर, तो पहले प्रपोजिशन नहीं होती तो उसके अंदर, अब हमारा जो टेस्ट होता है तो हमारे टेस्ट के अंदर वो प्रपोजिशन भी शामिल होती है। तो एक्सरसाइज तीन एक्सरसाइजेज हमने कर ली थी। आज हमने जो करनी है एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 का जो पहला सेंटेंस है, ही बोस्ट्स डैश हिज वेल्थ। बोस्ट ऑफ, शेखी बगारना। ये मीनिंग साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि बेटे आपको जरा समझने में आसानी रहे, थोड़ा सा आपके वो मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको वो बात जहन में रह जाए कि मैंने यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन लगानी है। फॉर नहीं आती, एट नहीं, और नहीं, ऑफ। ही बोस्ट्स ऑफ हिज वेल्थ। सेंटेंस नंबर 1 हो गया जी। उसके बाद आ जाएं सेंटेंस नंबर 2 पे। द पुअर मैन वाज बेगिंग डैश ब्रेड। अब बेटे बेग के साथ 2 प्रपोजिशंस आती हैं, ये ज़रा समझ लें। बेग फॉर, बेग फ्रॉम। किसी चीज़ के लिए मांगना, किसी शख्स से मांगना, तो बेग फॉर, बेग फ्रॉम। अब देखिए यहां पे ज़रा गौर करें। द पुअर मैन वाज बेगिंग डैश द ब्रेड, आगे बात हो रही है रोटी की, ब्रेड की। तो अब यहां वो चीज़ मांग रहा है, तो बेगिंग के साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी जी? फॉर। ऑप्शन में हम देख लेते हैं, फॉर हमारे पास ये ए ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, बेगिंग फॉर। बेगिंग फॉर, तो अगर किसी जगह बेगिंग के साथ फ्रॉम लगाना पड़े तो वो ज़रा सेंटेंस पे बेटे आप गौर कर लेंगे, सेंटेंस को ज़रा अच्छी तरह से देख लेंगे कि अगर किसी आदमी से कुछ मांगने की दरख्वास्त की जा रही है, किसी आदमी से भीख मांगी जा रही है, तो फिर आप बेगिंग फ्रॉम लगाएंगे। और अगर इस तरह का सेंटेंस हो, जैसे आगे रोटी की दरख्वास्त की जा रही है, रोटी के लिए भीख मांगी जा रही है, या खाने पीने की किसी चीज़ के लिए, तो बेगिंग फॉर। तो बेगिंग हमारे पास फॉर का ऑप्शन मौजूद था, यहाँ पे आपने फॉर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाएं, आई बाउट पेन डैश अली। अब यहाँ पे फॉर भी आता है, फ्रॉम भी आता है। बाउट, इसको नोट कर लें। बाय फ्रॉम, किसी से खरीदना, और बाय फॉर, किसी के लिए खरीदना। किसी से खरीदना और किसी के लिए खरीदना। अब यहां जरा देखें, आई बाउट पेन डैश अली, तो यहां पे क्या आएगा बेटे? फ्रॉम। फॉर भी लगा सकते हैं लेकिन हमारे पास फॉर वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम। अच्छा भाई, सेंटेंस नंबर ये 3 हो गया। इसका डिफरेंस, जैसे बैग फॉर, बैग फ्रॉम का थोड़ा सा डिफरेंस था, वो आपको बता दिया। इसी तरह बाय फ्रॉम, बाय फॉर, इसका डिफरेंस भी बता दिए। उसके बाद आ जाएं आप सेंटेंस नंबर 4 के ऊपर। ही ब्लेस डैश गुड हेल्थ। अता किया हुआ होना, नवाजना हो, नवाजा होना। अता किया हुआ होना। ब्लेस विद। ऑफ, इन, ऑन नहीं आता, तो ये हमारे पास प्रपोजिशन जो है विद। ब्लेस्ड विद, ही ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। तो ये सेंटेंस नंबर जो है वो 4 मुकम्मल हो गया। उसके बाद आ जाएं सेंटेंस नंबर 5 के ऊपर। तो सेंटेंस नंबर 5 है बेटा, ही वॉज ब्लेम्ड विद डैश थेफ्ट।
बेटे ब्लेम और चार्ज का मतलब एक होता है, चार्ज के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो आती है विद, और ब्लेम के साथ फॉर। चार्ज विद, ब्लेम फॉर। ही वॉज ब्लेम्ड फॉर थेफ्ट, और अगर ब्लेम को हटा के इसकी जगह चार्ज्ड लगा दें, इल्ज़ाम लगाना, ही वॉज चार्ज्ड विद थेफ्ट, चार्ज आएगा तो प्रेपोजिशन विद आएगी, और अगर ब्लेम लगाएंगे तो प्रेपोजिशन फॉर आएगी इसकी जगह पे, थेफ्ट चोरी। उसके बाद आ जाएं सेंटेंस नंबर 6 के ऊपर, ही इज़ ब्लाइंड डैश हिज मिसडेड। ये इसको ज़रा समझ लें। ब्लाइंड ब्लाइंड इन, ब्लाइंड टू। ये ब्लाइंड के साथ बेटे प्रेपोजिशन इन भी आती है, ब्लाइंड के साथ प्रेपोजिशन टू भी आती है। अब डिफरेंस ये है, ये दोनों सेंटेंस ही यहाँ पे आए हुए हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। देखें, ब्लाइंड इन का मतलब होता है बेटे आंख से अंधा होना, और ब्लाइंड टू का मतलब है आगाह होना। तो जहां पे किसी चीज के बारे में आगाह होने की बात होगी तो आप ब्लाइंड के साथ प्रेपोजिशन टू लगाएंगे, और जब कभी आंख से अंधा होने की बात होगी तो वहां पे आप क्या करेंगे, ब्लाइंड इन लगाएंगे। अब इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए आप सेंटेंस नंबर 6 को और 7 को आप अटेम्प्ट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जी, ही इज़ ब्लाइंड डैश हिज मिसडीड, तो आगे बात हो रही है मिसडीड्स की, अपनी खामियों की, कि वो अपनी खामियों से बाखबर है। तो ब्लाइंड के साथ अब क्या आएगा जी, टू, ब्लाइंड टू। अब इन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आंख से अंधा होने वाली बात नहीं है। उसके बाद है जी, अक्रम इज ब्लाइंड डैश वन आई, तो अब चूंकि बात हो रही है आंख से अंधा होने की, तो अब क्या आएगा जी, इन हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है। जैसे यहाँ पे टू भी हमारे पास ऑप्शन में मौजूद था, यहाँ हमारे पास इन ऑप्शन में मौजूद है। तो यहाँ पे आप जहाँ आंख से अंधा होने की बात हो रही है तो वहाँ पे आप ब्लाइंड इन लगाएंगे, और जहाँ पे खामियों खूबियों से आगाह होने की बात हो रही है तो वहाँ पर आप टू लगाएंगे। उसके बाद आ जाए, ये सेंटेंस नंबर 6 और 7 ये ब्लाइंड से रिलेटेड थे तो ये हो गए। उसके बाद आ जाएं सेंटेंस नंबर 8 के ऊपर, कैंट वाज बैनिश्ड डैश इंग्लैंड। किस बैनिश, जिला वतन करना, जिला वतन करना। कैंट वाज बैनिश्ड फ्रॉम इंग्लैंड, बैनिश्ड फ्रॉम किसी जगह से जिला वतन करना, किसी जगह से, किसी मुल्क से किसी को जिला वतन कर देना, वहां से निकाल देना, तो बैनिश्ड फ्रॉम। सेंटेंस नंबर 9, डू यू बिलीव डैश गॉड, क्या आपको अल्लाह पे भरोसा है। चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारे बच्चों के माइंड में ये बात होती है कि जैसे हम उर्दू में बोलते हैं कि हमें अल्लाह पे भरोसा है, हमें अल्लाह पे ट्रस्ट है, तो वो जो हम उर्दू में कह देते हैं कि हमें अल्लाह पे यकीन है, उसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो बिलीव के साथ फिर ऑन लगा देते हैं, क्योंकि ऑन का मतलब होता है पर या पे। लेकिन बेटे ये गलत है, हमें अल्लाह पे यकीन है उर्दू में तो ठीक है, पर जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो डू यू बिलीव इन गॉड, बिलीव के साथ जो प्रेपोजिशन आप इस्तेमाल करेंगे वो इन इस्तेमाल करेंगे, ऑन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें लगता ऐसे है कि हमें ऑन इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अल्लाह पे यकीन होता है, तो वो उर्दू वाली सेंस को फॉलो नहीं करना। जैसे मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं जी, अकरम इज ब्लाइंड इन वन आई, अकरम एक आंख से अंधा है। अब देखा जाए, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे फ्रॉम आना चाहिए, लेकिन हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे जी, इन, ब्लाइंड इन। आंख में अंधा होता है इंग्लिश में, और उर्दू में आंख से अंधा होता है। इसी तरह ये जो
ट्रस्ट करने वाली, भरोसा करने वाली बात होती है। उर्दू में अल्लाह पे यकीन है और इंग्लिश में अल्लाह में यकीन है। तो प्रेपोजिशन क्या आएगी? इन आएगी। जैसे यहाँ पे ब्लाइंड के साथ आपने इन लगाया कि वो एक आंख में अंधा है, एक आंख से अंधा है। अच्छा, डू यू बिलीव इन गॉड, तो प्रेपोजिशन जो लगाएंगे आप वो इन लगाएंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 10 पे आ जाएं। सेंटेंस नंबर 10 है जी, दिस रिसर्च इज बेस्ड डैश फैक्ट्स, हकाइक के ऊपर मबनी होना, बेस्ड ऑन, हकाइक के ऊपर मबनी होना, हकाइक पर मबनी होना। तो रिसर्च इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन में हम देख लेते हैं ऑफ टू ऑन, ऑन हमारे पास मौजूद है, बेस्ड ऑन। तो यहां प्रेपोजिशन के अंदर ज्यादातर जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो उर्दू और इंग्लिश वाली होती हैं कि हम जुमले को उर्दू की सेंस में ले रहे होते हैं और वो जो हम जुमले को उर्दू की सेंस में लेके जाते हैं और फिर प्रेपोजिशन का इंतखाब करते हैं, हमारी बहुत सारी प्रेपोजिशंस गलत हो जाती हैं। क्यों? जैसे बेटे मैंने आपको आंख से अंधा होने की एग्जांपल दी, जैसे खूबियों खामियों से आगाह होने की बात की, जैसे अल्लाह पे भरोसे की बात की। इसी तरह इस किस्म की जो मिस्टेक्स हैं जिनको हम बेटे उर्दू की सेंस में लेके फिर हम प्रेपोजिशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम मार खा जाते हैं। ये जो मैंने साथ मीनिंग लिखे हैं बेटा वो भी इसलिए लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो मिस्टेक्स हम बार बार करते हैं पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर, तो वो जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो हमारी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से क्या है जी कि हमारी प्रेपोजिशन जो है वो 5 मार्क्स की अटैम्प्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ये हमारी जो एक्सरसाइज 4 थी ये मुकम्मल हो गई। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज करेंगे बेटा वो हम एक्सरसाइज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।